नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरे जब देश में चुनाव पर चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, तो एक बात की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, वो है ईवीएम की चर्चा। हालांकि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे रह गई थी और फिर कांग्रेस ने उसे एक तरीके से अपनी जीत के तौर पर पेश किया था। कांग्रेस या पूरे गठबंधन को कहें, क्योंकि उन्होंने खुद भी 200 का आंकड़ा पार कर लिया था। अब दूसरी ओर आप देखिए कि फिर हरियाणा के नतीजे आए। कहा गया 14 सीटों पर गड़बड़ हुई है और वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, शिकायत करेंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम में सीधा, सपाट और स्पष्ट कहा, हमें बैलेट पेपर चाहिए। हरियाणा के नेता तो कह ही रहे थे, अब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी ऐसा कह दिया है। उसके बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। न सिर्फ देश बल्कि प्रदेश में बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि फिर क्या उनके 37 विधायक इस्तीफा देंगे, क्या उनके सांसद इस्तीफा देंगे, क्या वो जनमत संग्रह करवाना चाहते हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हार और हार के बाद ईवीएम पर रार वो एक बार फिर से जग जाहिर हो गई है। उस पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार का मुंह देखने के बाद अब कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने में लगी हुई है। कांग्रेस के सभी नेता एक सुर में हार का जिम्मेवार ईवीएम को ठहरा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ताल ठोक कर कह दिया है, हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं और आने वाले समय में इसके लिए आंदोलन करने उतरेंगे। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। एक तरफ जहां कांग्रेस ईवीएम का रोना रो रही है, तो वहीं बीजेपी चुटकी लेने में पीछे नहीं। बीजेपी कह रही है कि हारने पर ईवीएम खराब और जीतने पर ईवीएम ठीक। झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत हुई, वहां पर भी तो ईवीएम थी। वायनाड में प्रियंका गांधी ने जीत का स्वाद चखा, वहां पर भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ। अब कांग्रेस हार को स्वीकार करे और जनता के फैसले का स्वागत करे। तो ईवीएम तो वायनाड में भी था, तो वायनाड में ईवीएम ठीक है। ईवीएम झारखंड में भी था, झारखंड में ईवीएम ठीक है। अब जहां कांग्रेस हार जाती है वहां ठीक रहा ईवीएम के ऊपर, जहां जीत जाती है वहां जनता ने इनको जितवा दिया। तो ये तो एक खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। हार को हार ना मानकर जो कि प्रजातंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार करना होता है, अब ये बहाने बना रहे हैं। कोई कहता है मेरी शाही गिर गई थी, कोई कहता है मेरी कलम टूट गई थी, इसलिए मैं पेपर नहीं दे सका। वास्तविकता तो ये है कि जनता ने इनको नकार दिया, बुरी तरह से नकार दिया, जिसको इनको अब मान लेना चाहिए। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वो एक बात भी उन्होंने 2 दिन से कहनी शुरू की है कि हम यात्रा करेंगे कि भाई देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो। इस प्रकार का भी उन्होंने एक अभियान चलाने की, वो करेंगे ना करेंगे वो उनका विषय है। लेकिन मैं तो ये सुझाव कांग्रेस पार्टी को दूंगा कि ये जनमत संग्रह करवाने का प्रयास करें इस बात के ऊपर। और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे हैं, सांसद हैं, एक बार सांसद से इस्तीफा देके और जनमत करवा लें। और हम लोगों को अपील करेंगे कि जो ईवीएम को ठीक बताते हैं वो बीजेपी को वोट दें, जो ईवीएम को खराब बताते हैं वो कांग्रेस को वोट दें। अपने आप निर्णय हो जाएगा जनता क्या चाहती है। कहते हैं चुनावी मैदान में उतरे 2 दिग्गजों में से एक को हार से सामना करना ही पड़ता है। जहां एक तरफ जीत की माला पहनने वाला दिग्गज खुश नजर आता है, तो वहीं हार का मुंह देखने वाला खामियां निकालकर ठीकरा किसी और पर मढ़ने लगता है। आज यही हाल कांग्रेस पार्टी का दिखाई दे रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। पंकज बेनीवाल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस, अमनदीप केसरी इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। अरोड़ा साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है, ईवीएम को लेकर के आपके नेता सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी तंज कस रही है, वो पूछ रही है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू ऐसे नहीं चलेगा, जहां आप जीत रहे हैं वहां भी तो ईवीएम ही है। जी अरोड़ा जी, आवाज मिल रही है? चलिए, मुझे बताया गया था वो जुड़ गए, जैसे जुड़ेंगे हम उनके पास लौटेंगे। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आपके पास आता हूं मैं। ये क्यों जो नतीजे हैं वो संदिग्ध दृष्टि से देखे जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं? अब तो उनके नेतृत्व, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो भरे मंच से कह रहे हैं कि हमको बैलेट पेपर चाहिए। हाँ, नमस्कार गौरव जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि भाई मीठा मीठा तो हमारा और कड़वा कड़वा तुम्हारा। आपके शब्द बिल्कुल ठीक थे। जब कांग्रेस अगर कहीं जीत जाती है, कर्नाटक में जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, वायनाड से प्रियंका गांधी जीत जाए, पहले राहुल गांधी जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव हार जाए, हरियाणा में चुनाव हार जाए तो फिर ईवीएम खराब है। मैं तो इनको सलाह दूंगा, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। देश की जनता, हरियाणा की जनता, सब जगह की जनता, महाराष्ट्र की जनता नियमों पर, नीतियों पर, काम पर वोट कर रही है। तो काम करें, जनता से संवाद करें। और राहुल गांधी को पिछले 3 योजनाओं से देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, सब पूरे देश की जनता ने नकारा हुआ है। एक बार ईवीएम का रोना छोड़ करके राहुल गांधी को बदल के देखें तो शायद इनकी पार्टी का कुछ भला हो सकता है, क्योंकि देश की जनता नहीं चाहती कि राहुल गांधी जैसे नेता जो आलू से सोना बनाए, फैक्ट्री बनाने की बातें करे, जलेबी की फैक्ट्रियां बनाने की बात करे, फैक्ट्री से जलेबी बनकर आए, ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करती है। राहुल गांधी को बार बार नकारा जा रहा है देश की जनता के द्वारा। तो ईवीएम को छोड़ करके एक बार ये राहुल गांधी को बदल करके देखें तो शायद देश की जनता कुछ इन पे भरोसा कर सकती है। आज बैलेट पेपर के लिए कह रहे हैं, जब ईवीएम के, आज ईवीएम का जमाना है। जब बैलेट पेपर का जमाना था तो राजीव गांधी जी रोते थे कि भारतीय जनता पार्टी का 8% से 12% वोट शेयर। इस चीज का नहीं है कि ईवीएम से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से। ये मसला ये है कि इनको जब ये हार जाते हैं तो अपनी हार को पचा नहीं पाते हैं, अपनी हार को हजम नहीं कर पाते हैं। तो इनको ये समझना पड़ेगा कि हमारी नीतियां खराब हैं, हम जनता से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम हार रहे हैं। अपनी हार का इनको निरीक्षण करना चाहिए। और एक बात और है, हरियाणा के अंदर जो अब चुनाव होना है, जो नेता प्रतिपक्ष बनना है, जो इनका विपक्ष का नेता बनना है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है, वो तो ईवीएम से नहीं बनना है। उसको क्यों नहीं बना देते हैं? वो तो कांग्रेस की सरकार के हाथ में, कांग्रेस के लोगों के हाथ में है, खड़गे जी के हाथ में है, राहुल गांधी के हाथ में है, सारे विधायकों ने ये। चलिए, ये 2 विषय एक साथ हो जाएंगे, इसको किसी और दिन के लिए रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष विषय के लिए कोई और दिन चुनेंगे। अरोड़ा साहब, मोहनलाल बडौली ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही कुछ है तो फिर विधायक, सांसद, खासकर उन्होंने रोहतक का जिक्र किया, इस्तीफा दे दें, करवा लें जनमत संग्रह। नहीं तो कांग्रेस के लोग भी क्यों इस्तीफा देंगे? सारे ही देंगे फिर। ये कोई कांग्रेस के लिए लागू होगा? क्या बात कर लचर, डिमांड तो आप ही कर रहे हैं ना। सुनिए ना एक मिनट, हमारा कांग्रेस ने ये कहा कि पूरे राष्ट्र में ईवीएम जो 92 से हमने चुनाव शुरू किए थे, 2001 से, 2002 से, तो वो उस प्रक्रिया को अब रिव्यू किया जाए। यानी हम 1951 से 2001 तक 50 साल हमने बैलेट पेपर से वोट डाले। उसके बाद राजीव गांधी हो या कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, सुझाव आते हैं, एडीआर भी इसके अंदर शामिल है और भी बहुत से लोग हैं। चुनाव सुधार कार्यक्रम निरंतर चलता रह रहा है। प्रजातंत्र एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा ने एक टफ स्टैंड ले लिया, हमने एक टफ स्टैंड ले लिया। वोटिंग इलेक्शन कमीशन को आप कहते हो तो इंडिपेंडेंट बॉडी हो, अपॉइंट कौन करता है? तो और भी बहुत सी चीजें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आज हमें उसकी उपयोगिता पे संदेह है तो क्या हम अपना पक्ष नहीं रख सकते? उसके लिए हमें कोई रोक सकता है क्या? है इस तरह से बातें करते जैसे यही बोलेंगे दूसरे बोलेंगे नहीं। भाई ये सारे विपक्ष का मसला बनेगा, इसके बारे में क्या कानून नहीं, अरोड़ा साहब, इसमें तर्क है ना, या
पार्लियामेंट क्या निर्णय लेती है, इसमें तो तर्क अभी है, भविष्य गर्भ में छुपा है। नहीं, इसमें तर्क है। इसमें तर्क यह है कि आप सीधा सीधा हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप कहते हैं ईवीएम से हार गए, लेकिन वायनाड में आप स्वीकार नहीं करते। नांदेड़ लोकसभा सीट इसी प्रचंड लहर में महाराष्ट्र में बीजेपी हार गई, आप लोग जीत गए नांदेड़ की लोकसभा सीट। आप मतलब हिमाचल जीत रहे हैं, कर्नाटक जीत रहे हैं। आप लोगों ने बीजेपी को 240 पे रोक दिया और कहा कि देखिए हम सरकार को घुटनों पर ले आए, सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। अब 3 महीने बाद आप कह रहे हैं कि जी ईवीएम पे हमें संदेह है। तो 3 महीने बाद हमारे 11% वोट कम हो गए। सुनिए स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में इनका स्ट्राइक रेट 88% है, 89 एनसीपी का 70% है। सुन लीजिए ना भाई, बोलने तो दीजिए। जी, बोलिए, सवाल बोलिए। तो कहते हैं, उसके बाद तोप का घोड़ा मेरे तक पहुंचेगा फिर ही तो बचाव करूंगा। हाँ, करो ना, बचाव करो सर। तो जो आपके शिंदे ग्रुप है उनका भी 70% स्ट्राइक रेट है। भाई चुनाव तो अभी हुए हैं ना मई में। अब आप सुन लीजिए, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी अलीगढ़ में जो पोल्ड वोट है और टोटल वोट काउंटेड है उनमें 5896 रुपए का फर्क, 96 वोटों का फर्क है। यानी 2 मशीनों से ज्यादा टोटल वोट जहां होते हैं। और ये है हिरुपदा में 13.68 है और 3004 वोट कम है। ये वेस्ट बंगाल में है, बहुरघाट वहां पे 1683 कम है। रामबाग में 1582 है। ये सैंपल है। कांकेर में 950 कम है, जयपुर रूरल में 852 है। तो क्या मतलब, ये एक सैंपल मैंने निकाला है। आप ये बताएं कि अगर पोल्ड वोट और काउंटेड वोट में फर्क आ रहा है, किसने मिलाना है? आखिर कहीं ना कहीं अगर फुल प्रूफ मेथड नहीं है तभी ना डिफरेंस आ रहा है। अभी आप महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे हैं, वहां क्या हुआ था? वहां भी ये विसंगतियां सामने आई हैं। आप सुन लीजिए, मैं बताता हूं। अभी ये 2012 वोट का अंतिम गिनती में दिखता ही नहीं है। 20 नवंबर को यहाँ 280 319 मतलब 2,80,319 वोट पड़े और पोस्टल वोट 774 थे। कुल 281,093 हो गया। ईसीआई कह रहा है कि 279,081 वोट पड़े हैं। तो 2012 वोट गए कहाँ? ये कम कैसे हो गए? कई कंस्टिट्यूएंसी में भाई साहब 38 वोट का फर्क है, 32 वोट का फर्क है। हम एक बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि आज 2001 से लेकर 23 साल में अगर कुछ कमियां हैं उनको दूर किया जाए, नहीं तो बैलेट पेपर पे आए। और जब हमने देख लिया कि ना तो चुनाव आयोग ये कहता है 4 घंटे में आप हैकिंग प्रूव कर दो, आप 4 घंटे में दुनिया का कोई हैकर नहीं प्रूव कर सकता। एलन मस्क से ऊपर तो इस लाइन में टेक्नोक्रेट कोई नहीं है, वो ये कहता है हैकिंग हो सकती है। इसमें बहुत सी चीजें। आप ये बताइए, जीपीएस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी मशीन को कहीं भी ढूंढ सकता है कहां पड़ी है। क्यों? जीपीएस लगाया हुआ है। तो जीपीएस लगाया तो चिप भी लगाया होगा। आप कहते हैं चिप नहीं है, क्या किसी मशीन में चिप नहीं है ये कहते हैं? और इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। तो इंटरनेट के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। मशीनें बदली भी नहीं जा सकती, किसकी कस्टडी में होती हैं। और कई जगह जहां पे हमें तो देखो हरियाणा में 24 जगह से मेरा इसमें सवाल ये है ना, आप सुनिए अरोड़ा साहब, अब आपने ठीक ठाक बचाव कर लिया, बहुत सारे फैक्ट लेके आप बैठे थे। बचाव क्यों करूंगा मैं? तो आप ही ने तो कहा गोला आया तो मैं बचाव करूंगा ना। मैं तो आगे बात तो सुनिए, आप ही की बात को कंटिन्यू कर रहा हूं जी। तो ये बीजेपी जो इतना कुछ कर सकती है, वो नांदेड़ की सीट भी निकाल सकती थी। नहीं, जहां जरूरत है वहीं निकाली जाएगी। पार्लियामेंट में जरूरत ही नहीं इनको। अच्छा, तो इनको पार्लियामेंट में, एक मिनट अरोड़ा साहब, इनको बंगाल में जरूरत नहीं थी? 6 की 6 अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करते हैं ये, मतलब 15, 20, 50 चुन लेते हैं। कर्नाटक में इनको जरूरत नहीं थी। अच्छा, लोकसभा में इनको 240 पे आने की जरूरत थी। विपक्ष की सीटें, लोकसभा से तो पता लगा इनको कि हम कहां आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब लोकसभा चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था और विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन 225 पे चला गया था, बीजेपी 240, है ना? आपके सामने 5 सवाल उठाए। पहला सवाल ये है कि काउंटिंग में फर्क क्यों होता है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिलता। ये कोई बता सकेगा तो बात। वायरलेस हैकिंग करने के लिए रेडियो रिसीवर तो चाहिए। ऐसा होता है, देखिए आप और मैं दोनों इस तंत्र को शायद ना जानते हो या मेरे से बेहतर जानते हो, लेकिन हमें जो सामने चीजें आ रही हैं वो शक शुबे वाली हैं। हमें इन मशीन के उपयोग पे संदेह है कि सिलेक्टिव बेसिस पे वो इसलिए संदेह है कि 2004 का चुनाव आप ईवीएम से जीते, 2009 का केंद्रीय चुनाव आप जीते, आपकी 17-18 राज्यों में आपके और आपके सहयोगियों की सरकार थी। जब तक आप जीतते रहे आपको संदेह नहीं हुआ, जब हारने लगे तो आपको संदेह होने लगा। जिस राज्य में आप जीतते हैं वहां आप संदेह की बात नहीं करते हैं, जहां हारते हैं आप कहते हैं ईवीएम ने हरा दिया। नहीं, इसका मतलब परमानेंटली बीजेपी वाले चाहते हैं कि ईवीएम ही रहे।
और आप इस बात का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। नहीं, सवाल का जवाब ही तो दे रहा हूं मैं। हाँ। कि जब आपकी वोट पोल्ड और काउंटेड मिलती नहीं है तो उसके बिना इलेक्शन का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर देते हैं? फॉर्म 17 होता है, 20 होता है, 21 ठीक है, सबको टैली करके, सर सुनिए ना, सबको टैली करके क्यों नहीं निकालते रिजल्ट? क्यों साइन कर देता है चीफ रिटर्निंग ऑफिसर कि ये आप इलेक्टेड हो गए? अगर विसंगति कोई नहीं है, मान लिया आपकी बात, अगर कोई विसंगति नहीं है तो डिक्लेयर कर दो। आप देख लो ना, 17 सी कहीं मिलता ही नहीं है। ये कहते हैं ये मैनुअल होता है, मिलाने की जरूरत, किसको जरूरत मिलाना है? नहीं, इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आप सेलेक्टेड वीवीपैट मिलान भी होता है, उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं वो काउंटिंग को लेकर के या फिर पोल को लेकर के, फिर वो दोबारा चेक भी होता है। कहा हुआ वीवीपैट का मिलान कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या परसेंटेज बता दीजिए आप। नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना सर, वीवीपैट नहीं मिलाता ना, यही तो मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना कि आप रैंडम वीवीपैट काउंटिंग करेंगे। रैंडम वीवीपैट एक जो है, जो एक सैंपल है उसकी वीवीपैट काउंटिंग होगी, ये तो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। कहां लिखा है रैंडम? सभी की होनी है, मतलब होती तो है वीवीपैट काउंटिंग। इलेक्शन सर, मैंने वोट पोल किया, बटन दबाया, ग्रीन बटन आ गया, कांग्रेस का मैंने दबा दिया, ठीक है। उसके बाद वोट मेरा प्रोसेस कंप्लीट होगी, वहां पे भी आ गया कि हाँ मैंने कांग्रेस को डाला है। अब इनको मिलान कौन करेगा? टोटल कांग्रेस सारे पार्टियों के मिला के कितने वोट पोल हुए हैं मशीन में और कितने वीवीपैट में गिरे हैं, ये मिलान नहीं करेंगे। एक ऑब्वियस सी बात है, मुझे वोट पोल हुए, पोल्ड वोट में तो काउंटिंग करनी है, कास्टेड वोट का टोटल भी तभी मिलेगा। ठीक है, मतलब ये है कि फिर ये रैंडम किया जाता है। अगर आपके हिसाब से इसमें संदिग्ध नतीजे आते हैं तो बीजेपी हिमाचल कर्नाटक को छोड़ देती है, बंगाल को छोड़ देती है और रैंडम करती है ताकि शक शुबा ना हो। क्यों बेनीवाल साहब? देखिए, अब फिर वही है, आप अपना ओपिनियन दीजिए। कोई बात। वरुण जी इनसे पूछिए जरा, पंजाब और दिल्ली के अंदर ईवीएम कौन सेट करता है? क्या आम आदमी पार्टी सेट करती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इनको दिल्ली में हराया बुरी तरीके से, पंजाब के अंदर इनके हाथ से सत्ता छीन ली, तब किसने सेट किया था? ये झूठी बातें ना करें। यहां बैठे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, और ना इनको ईवीएम चाहिए, ना इनको न्यायपालिका चाहिए, ना चुनाव आयोग चाहिए, ना ईडी चाहिए। क्या चाहिए आप लोगों को? ये जो बैठ करके यहां बातें कर रहे हैं अरोड़ा साहब, आप अपनी पार्टी में पहले मीन में जो कमियां हैं उनको दूर कीजिएगा। आप लोग अपनी पार्टी को सुदृढ़ करने की कोशिश कीजिएगा। हरियाणा की जनता या देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दिया है। और जो आज मैं सुन पा रहा था, खड़गे जी ने एक शब्द यूज किया, SC ST OBC बोला इनका तो वोट ही खराब हो रहा है, इनका वोट सदुपयोग हो रहा है। और उन्होंने एक शब्द और यूज किया कि छोटी कम्युनिटी। ये छोटी कम्युनिटी कौन सी होती है जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माननीय जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप किसी को भी कहते थे ये छोटी कम्युनिटी है, ये छोटी वोट है। आपको अपनी मानसिकता सुधारनी पड़ेगी, आपको वो सोच बदलनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप लोग हारते जा रहे हैं। मैं फिर आऊंगा आपका जगह, अमनदीप की बारी है। अमनदीप के बाद वन भाई एक लाइन और, 2017 में चुनाव आयोग ने हैकाथन किया था और कहा गया था कोई भी राजनीतिक दल आए और इसको ईवीएम को हैक करके दिखाए। तब तो एक भी आदमी नहीं गया, एक भी राजनीतिक दल से कोई आदमी ऐसा नहीं गया जो ईवीएम को हैक करके दिखा दे। जब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि 99 सीटें लोग जीतते थे, अब 2024 में जब तो इनको लग रहा था कि ईवीएम बहुत अच्छा है, भारत का जनादेश अलग है, देश की जनता चाहती है कांग्रेस आए, तो ये इनको अपना जो डबल स्टैंड है, जो इनका दोगलापन है, वो इनको बदलना पड़ेगा। जब ये जीत जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम और जब लोकतंत्र की जीत हुई है, जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं लोग हार गए और तंत्र जीत गया। तो इनको थोड़ा सा अपना दोगलापन बदलना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि हमारी नीतियां क्या है, हम हरियाणा की या देश के लिए क्यों हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और मैं फिर से एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी को बदल के देखिए, आप लोगों की किस्मत शायद बदल जाए। अमनदीप केसरी, मुझे एक बात बताएं, ये एक विषय था हरियाणा में, कहा गया जी 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर गड़बड़ कर दी गई है। वो 14 सीटें कांग्रेस जीत रही थी, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिन नेताओं से डेटा मांगा जा रहा है उसमें कुछ नेताओं ने ये तक आके बता दिया है कि हमारे साथ तो किस तरह का भीतरघात हमारे सांसद ने ही कर दिया। रामनिवास घोड़ेला बोलकर गए, परविंदर परी बोलकर गए कि जी हारे नहीं है, हराए गए। वो चले, अलग बात है। जो जीत है देश और प्रदेश में, उसे ऐसा लगता है कि उसे बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध जीत है, ये भरोसे की जीत नहीं है, ये जनता का जनमत नहीं है। अरोड़ा साहब ने कई तथ्य दिए, वो भी विचार करने लायक हैं। तो क्या
ये माना जाए कि हार और जीत का पैमाना अब ईवीएम इस तरीके से तय होगा कि कहां हम जीत रहे हैं, कहां हम हार रहे हैं? एक मिनट सर, थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी अमनदीप सुन पा रहे हैं? वरुण जी 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 बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। वरुण जी, जी वरुण जी, देखिए जो कांग्रेस का स्टैंड है, हम ये मानते हैं कि जैसा कि ललित जी कह रहे थे कि हो सकता है जो है ईवीएम में गड़बड़ी हो, वो ठीक बात है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। लोकतंत्र में इन्होंने कहा कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये बात नहीं है कि वो रुक जाएगी या वो प्रक्रिया में कुछ कमियां आएंगी। ऐसा हो सकता है, हम इस पे संभावना पे कहीं पर भी शंका जाहिर नहीं करते। लेकिन कांग्रेस की जो जिस तरीके का रवैया है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है और अपनी नाकाबिलियत को छुपाने का ये तरीका है। अगर कांग्रेस सच में मानती है और ये स्टैंड बना चुकी है, तो कम से कम अब कोई आंदोलन और इसके खिलाफ प्रक्रिया चला करके चलें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। और जिस प्रकार की जो बातें ललित जी कह रहे थे कि ये सब बातें उनके पास सबूत है, डाटा है, उनके पास एक बहुत बड़ी फौज भी तो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की। क्या वो नई पार्टी है? वो पार्टी है जिसने 70 साल तक इस देश में राज किया, उनको तंत्र का नहीं पता? किस तरह की ये बातें करते हैं, देखिए अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए। और अगर इनको यही नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्या क्या षड्यंत्र कर सकती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जीत कैसे पाएंगे? यही तो हम बार बार कहते हैं, चाहे हरियाणा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, चाहे पूरे देश की बात हो। असल में कमी कांग्रेस के अंदर काबिलियत की है। कांग्रेस के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी जो जनता विरोधी पार्टी है, खासकर से हरियाणा और देश के हितों के खिलाफ जो पार्टी है, संकीर्ण मानसिकता के साथ जो काम करती है, उनको पार पाने की काबिलियत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को ये सभी संदेह हैं, वो उनका एक बराबर प्रक्रिया में उनको चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जहां पर इनके इलेक्शन एजेंट बैठे थे वो उन्होंने क्यों जो है साइन करके दिए। वो अगर इनके पास पूरी टीम बनी होती और इनके पास संगठन होता, तो एक एक बूथ की रिपोर्ट इनके पास आती, फॉर्म 16-17 की जिसकी ये बात कर रहे हैं, उनका पूरा ब्यौरा इनके पास इकट्ठा होता। वहां पर तो इन्होंने कमियां पूरी करनी नहीं है। जहां कार्यकर्ता के नाम पर इनके पास एक आदमी नहीं है, ब्लॉक स्तर का संगठन इनके पास पूरा नहीं है, और ये बातें अपनी कमियों को छोड़ करके ये कहें कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है। हो सकता है, हम तो कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन आप अपना स्टैंड तो क्लियर करिए, आप अपनी रणनीति तो बताइए आगे आने वाली। अब आज कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, कल को कोई चुनाव आ जाएगा, चुनाव फिर लड़ने चले जाएंगे, ईवीएम को भूल जाएंगे। नहीं, इनके सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा भाई मैं इसी ईवीएम से सांसद बना हूं। मैं वही कह रहा हूं ना वरुण जी, ये इस तरह से जो, और एक और बात है, इस मुद्दे को उठा करके कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? कांग्रेस फिर अपना बचकाना हरकत दिखा रही है जनता के सामने कि एक तरफ तो आप चुनाव हारे हैं और फिर आप दोष जो है ईवीएम पे दे रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है? आपकी नाकाबिलियत ही साबित होती है, इससे और कुछ साबित नहीं होता। आप कह रहे हैं कि अब ईवीएम में दोष है, तो ईवीएम के खिलाफ या तो डटकर, मैं ललित अरोड़ा जी से कहना चाहूंगा कि क्या क्या कांग्रेस हाईकमान ने अब मन बना लिया, अभी एक भी चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई चुनाव लड़ने जाते हैं, अगर हार जाए तो बीजेपी ने गड़बड़ करी है या ईवीएम में गड़बड़ी थी। इस प्रकार से तो जो हम भी एक जिम्मेदार पार्टी है हरियाणा प्रदेश में, हम इस तरह की बचकानी बातें नहीं करते। हम भी कहते हैं कि 88 सीटों हम 2 ही जीते, 88 पे गड़बड़ थी ईवीएम के अंदर। ऐसी बातें नहीं है। और अगर आप ऐसी बातें हैं भी और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र एक निरंतर प्रक्रिया है, तो आपका रवैया कैसा है? आप अपना बिहेवियर लोगों को कैसे पेश कर रहे हैं? आपका खुद ही स्टैंड क्लियर नहीं है कि हमने ईवीएम के खिलाफ जाना है या ईवीएम के साथ में जाना है। इस प्रकार की दोगली बातों से केवल यही साबित होता है कि आपके अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत करने की काबिलियत नहीं है, जो हम निरंतर कह रहे हैं, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे देश की बात हो। जी ललित अरोड़ा जी, कुल मिलाकर बात एक क्लियर कट स्टैंड की है। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी 300 पार कर गई, कहा गया जी ईवीएम में गड़बड़ है। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी बहुमत नहीं ला पाई, 240 पे रह गई। कांग्रेस के नेताओं ने कहा यह अल्पमत प्रधानमंत्री है, अल्पमत की सरकार है,
ये तक कहा गया कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। उसी 2024 में 3 महीने बाद फिर कह दिया गया ईवीएम खराब है। तो स्टैंड एकदम क्लियर रखिए कि ईवीएम नहीं चाहिए। ये कभी कह देना खराब है, कभी उसका जिक्र ना करना। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद किसी कांग्रेस के नेता ने ईवीएम का जिक्र नहीं किया, लेकिन 3 महीने बाद फिर ईवीएम का जिक्र कर देना। एकदम क्लियर स्टैंड रखिए कि ईवीएम नहीं चाहिए। नहीं, आप अभी अमनदीप भाई कुछ बोल रहे थे कि नाकाबिलियत है। भाई आपकी 2 सीटें हैं, हमारे 37 है। हम नाकाबिल लोगों की 37 सीटें आ जाती है तो इस नाकाबिल सिस्टम को नमस्कार। ईवीएम से ही आई होंगी ललित जी, ये ईवीएम से आई है कि आपने घोटाला कर दिया कि किसी 2 सीट आने दी। मैं यही बात कर सवाल है कि अगर आपके अनुसार ईवीएम में गड़बड़ी थी तो शायद आपको 37 दे दी, हमें 2 दे दी। ठीक है, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी थी। आप बोलने तो दे नहीं रहे। नहीं, अरोड़ा साहब बोलेंगे। रुकिए प्लीज, अरोड़ा साहब की बारी है। आप ये कह रहे हैं, हम समर्थन भी करते हैं कि ईवीएम से काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, वोटिंग नहीं होनी चाहिए। पता नहीं आपका स्टैंड क्या है, आपको नहीं पता लग रहा आपका स्टैंड। हमारा स्टैंड, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बता चुका है। उसने ये कहा, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कि अब ये वोटिंग ईवीएम को खत्म करके और जो है बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। एक आइडिया पहले फ्लोट होता है, आपके दिमाग में भी कहीं एक आइडिया पहले आएगा, उसके कुछ बेसिस होते होंगे, फिर आप उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो दिशा निर्धारण होती है। हमने तो अभी ये फ्लोट किया आइडिया कि ये कांग्रेस का एक मत है, कोई सारी विपक्ष का ये मत नहीं है। एमवीए में उनका भी मत यही है, लेकिन पहले तो हम ये सारा विपक्ष से साझा करना चाहेंगे। हमारे अकेले से तो ये डिसाइड नहीं होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब हम आइडिया फ्लोट करते हैं तो आप कहते हैं क्लियर कट बता दीजिए। जब तक चुनाव हो रहे हैं इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे। कल को आप कहोगे डर के भाग के चुनाव में नहीं आ रहे हैं, भाई सब लोग रिजाइन कर दो ना। आप कहते हैं 2 सीटें रिजाइन कर दो जी, जो 2 जीते, क्यों रिजाइन कर दें? आप सारे रिजाइन करो ना, कि अगर बैलेट पेपर के अरे उनको आपत्ति नहीं है ना अरोड़ा साहब, वो क्यों करेंगे? तो मैं वही तो कह रहा हूं, हमने आइडिया फ्लोट किया, उसके बाद इस पे कंसेंसस पे आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि हम एक आइडिया फ्लोट ही नहीं कर सकते, भाई इसमें तो मैं आपके हिसाब से थोड़े चलूंगा। नहीं, आइडिया तैरता रहना चाहिए ना। वो आइडिया सोमवार को फ्लोट करेगा, मंगलवार को फिर उस पर कोई बात नहीं होगी, बुधवार को फिर वो फ्लोट करेगा। नहीं, ये तो आपका आइडिया। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ऐसा कह रहे हो कि एक आइडिया आज फ्लोट होगा कल हो जाए, मतलब ये आपकी बात मान लीजिए। नहीं अरोड़ा साहब, आप समझे नहीं, आप समझिए भाई। आप 2019 में कह रहे थे ईवीएम खराब है, 24 के लोकसभा चुनाव में आपने ईवीएम पे कोई बात नहीं की, 4 महीने बाद आपने फिर ईवीएम पे बात कर दी। तो स्टैंड पे रहिए कि ईवीएम खराब है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस रिजल्ट पे अकेले नहीं पहुंचे, पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं जो इस विषय को समझते हैं। उनके सामने ये चीजें जब रखी गई तो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि सबको साथ लेके कंसेंसस करके इस नियम को बदला जाए। आप ये मुझे बताइए, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक 88 में बदला, बीच में ट्रायल रन हुए, बहुत सी चीजें हुई, 92 से ये या 2001 से चला, तो उसके बाद 23 साल बाद अगर कोई पार्टी या कोई काफी लोग 61% तो अनरिप्रेजेंटेड है ना इंडिया में, सरकार के सारे 100% तो लोग नहीं है, तो उनसे बात की जाएगी कि हमें इसमें ये कमियां लगी हैं, क्या हमें ईवीएम को 23 साल देखा है तो कुछ कमियां तो होंगी। क्या दुनिया में सबसे फुल प्रूफ मेथड ये है? 175 देशों में ईवीएम नहीं है मेरे भाई, 25 कंट्री में सिर्फ है, वो सब देश पागल नहीं है। और ललित अरोड़ा अगर यहाँ पक्ष में बोल रहा है तो सिर्फ ये नहीं, कुछ स्टडी करके बोल रहा हूँ। मैसाचुसेट्स से धीरज सिन्हा आए थे, अगर आपको याद हो, उन्होंने बोला कि इसके लिए ज्यादा धन की जरूरत होगी, इसलिए इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अब तो सबसे ज्यादा धन किसके पास है आपको ही पता है। एक छोटे रिसीवर और सर्किट, मैं उनका बयान बोल रहा हूँ, एक एंटीना को मशीन के साथ जोड़ने की जरूरत होगी जो इंसानी आंख से दिखाई ना दे, इतनी सी स्टेटमेंट है। वायरलेस हैकिंग करने के लिए मशीन में एक रेडियो रिसीवर होना चाहिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि इसमें सर्किट ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, चैलेंज में आपने 4 घंटे दिए, 4 घंटे में किसी भी बड़े सिस्टम की हैकिंग प्रूव नहीं हो सकती। आप जीपीएस से मैंने बताया कि मशीन, मैं अगर ये पता करूं चीफ रिटर्निंग ऑफिसर कि आज 6791 नंबर मशीन कहाँ है, तो बोले करनाल में है। उनको कैसे पता लग गया? मशीनें तो 16 लाख है, 16 लाख का डाटा डाला हुआ है ना, तो वो मशीन की लोकेशन जीपीएस से बताता है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो वोटों का फर्क आता है, ये नहीं मिलाते, ये बहुत बड़ा लोचा है। एक तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ठीक है उसके। हाँ जी, पंकज बेनीवाल, उनको लगता है अब सुधार होना चाहिए। ईवीएम से कई साल ट्राई कर लिया, नतीजे संदिग्ध लगते हैं उन्हें। वरुण जी, 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा से हार जाते हैं।
तब इनको लगता है कि ईवीएम खराब है। 2024 में रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत जाते हैं, तब वो जनता का जनमत आ जाता है इनके पास कि जनता ने हमें जिताया है। ये जो दो स्टैंड है इनके, वो इनको क्लियर करने चाहिए कि दीपेंद्र, मैं एक सिंपल एक उदाहरण देकर के बोला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब 2019 में हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी थी, ईवीएम सेट कर दी। 2024 में जीत जाते हैं तो बोला ईवीएम से ही मैं जीता हूं और लोगों ने वोट दिया है। तो ये अपना पहले स्टैंड क्लियर करें कांग्रेस के साथ ही कि कहां पर ये बोलना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 4 घंटे में हैक नहीं हो सकता। मैं दावा करता हूं कि ललित अरोड़ा जी बताएं कि कितने घंटे में वो हैक कर सकते हैं। वो गुहार लगाए सुप्रीम कोर्ट से, चुनाव आयोग से, इतने घंटे के अंदर हम उनको हैक कर देंगे। 4 घंटे का इनको कम लग रहे हैं और चुनाव आयोग की ये बार बार बात कर रहे हैं। तो कितने घंटों में ये हैक कर सकते हैं, कितने घंटे इनको चाहिए, क्या ये हैक कर सकते हैं क्या? तो एक बार ये सारी बातों का जो इनका स्पष्टीकरण है वो लेकर के आए। ये देश की जनता का वोट है, जो वोट काम के नाम पर दिया जा रहा है। काम करना पड़ेगा जब जनता वोट देगी। ऐसे कह देने से कि भाई एससी बीसी ओबीसी का वोट, अरे भैया सभी ने वोट डाला है, 36 बिरादरी ने वोट डाला है। मैं तो एक चीज और जानना चाह रहा हूं, मतलब मेरे सामने प्राइम एग्जांपल महाराष्ट्र है। बीजेपी 89% सीटें जीत गई। अभी अरोड़ा साहब बता रहे थे स्ट्राइक रेट बाकी सहयोगियों का 70-75% रहा। कांग्रेस 15 पे आ गई, शरद पवार साहब 10 पे आ गए। ऐसी प्रचंड वेव में ऐसी सुनामी में वहीं पर हो रहा लोकसभा का चुनाव, वो बीजेपी हार गई। इस आंधी में तो वो सीट भी निकल जानी चाहिए थी। तो पूछ रहा हूं सुनामी कैसे आई? जनता का अपना मूड है, जनता किसको कैसे वोट दे रही है, यही तो बात समझने लायक है। अगर ऐसा था ईवीएम सेट ही करनी थी तो लोकसभा वाली क्यों नहीं सेट की हमने? नांदेड़ वाली भी कर देते सेट, हम तो वो भी कर देते सेट। अगर ऐसी बात थी, अगर ईवीएम अगर हैक हो सकती है, ईवीएम सेट हो सकती है, तो हम पश्चिम बंगाल में नहाते, हम कर्नाटक में नहाते, इनको बनाने हम तो हारेंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जहां 370 लेकर के आए, जहां से 35 से हटा दिया आपने। उन सब चीजों को करने के बावजूद अगर हम वहां हार जाते हैं तो वहां पर सेट कर देते। ये ठीक है, बोल करके हरियाणा के देश की एक मिनट अमनदीप के पास जाने दीजिए। अमनदीप, देखिए अमनदीप एक आइडिया आया है। अमनदीप भाई, मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आइडिया दिया है कि बैलेट पेपर से आगे बढ़ना चाहिए और उसको लेकर आंदोलन करना चाहिए। एक आइडिया आया है, टाइम पर आया है, आप ये मानते हैं? जी मुझे कह रहे हैं, अमनदीप से पूछ रहा था। अमनदीप आवाज मिल रही है? तो अरोड़ा जी कह रहे थे कि अरे ठीक है, आपको लगता है ये ऐसा होना चाहिए तो आप अपना फर्म स्टैंड बनाएं। अब यूं ना कहे ना कि भाई आपको खुद कोई क्लियर नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। पहले आप खुद क्लियर होकर के आए, फिर ही जनता को बताएं। अदरवाइज इस तरीके के रवैये से इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जनता को पागल समझते हैं। आप क्लियर हैं इस बात को लेकर के कि ईवीएम से हमने मतदान नहीं करवाना, आप पहले खुद क्लियर हो जाएं। आज तो कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अब आने वाला चुनाव और कोई आएगा तो उसके अंदर अगर आपने हिस्सा लिया तो उसका मतलब क्या समझा जाए? आप पहले क्लियर करें ना कि हम नहीं हिस्सा लेंगे अब के बाद कोई भी ईवीएम के चुनाव में। आप अपने आप क्लियर होकर के आए, जनता को पागल मत बनाए, जनता को बार बार अपना लैब के एक्सपेरिमेंट मत दिखाए। अगर आपके अंदर फिर वही बात है, अगर काबिलियत होती तो ये बात कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है तो बड़े दावे के साथ आए और क्लियर हो जाए। आप फिर भी अभी तक आपका स्टैंड क्लियर नहीं। अमनदीप ये कह रहे हैं कि जी आपके सामने, अमनदीप ये कह रहे हैं अरोड़ा साहब कि आपके सामने एक मैच हो रहा है, आपको पता है इस मैच में चीटिंग होनी है, फिर भी आप उस मैच को खेलने जा रहे हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां चलती है। जैसे आप बात कर रहे हो कि इलेक्शन में ना जाओ और बैठ जाओ घर, क्या यार आप बात कर रहे हो, आर्गुमेंट दे रहे हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि अगर जीत गए तो ठीक है ईवीएम, अगर हार गए तो खराब है। अरे पहले क्लियर हो जाओ, मैं बैलेट से करवाना है चुनाव। आप क्लियर, आपका आइडिया क्लियर नहीं है। आपका क्या आइडिया क्या है राष्ट्रीय? अगर उन्होंने कल फालतू की बात कर दी यानी कि आप जनता को मूर्ख समझ रहे हो। कल तो फालतू की बात उन्होंने कर दी लोगों को पागल बनाने के लिए कि भाई ऐसे ईवीएम पे हम नहीं चाहेंगे। आप क्या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनके बयानों की कोई तवज्जो ही नहीं है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, या वो कुछ भी बोलते रहेंगे और अगले दिन पलट जाएंगे? मेरा सवाल ये है, अगर उनके बयानों की कोई वैल्यू है तो वो अपने स्टैंड पे फर्म रहे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन आप स्टैंड पे फर्म नहीं रहते अपने। होनी चाहिए
लेकिन कांग्रेस का दोष जरूर निकालना है। भाई एक आइडिया है, आप पता नहीं करना तो हम डिस्कशन करेंगे। अगर हमारे अकेले से चलता होगा तो चलेगा, हमें पता है अकेले से नहीं चलना है। समस्त विपक्ष से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बैलेट से भी चुनाव कराएं अब कुछ साल। ठीक है, इसमें क्या पंकज बेनीवाल, बिल्कुल अंत में मैं ये जानना चाह रहा हूं, मुझे अरोड़ा साहब कह रहे हैं आइडिया है, एक होता है आइडिया कि जी ठीक है अब हमें बैलेट पे जाना चाहिए, सुधारात्मक प्रक्रिया में बहुत सारे देशों में ईवीएम बैन हो गई है, यहां भी बैन होनी चाहिए, बैलेट पे जाना चाहिए, ये होता है एक सुझाव। एक ये कहा जा रहा है कि जी हम हारे इसलिए कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, इन 14 सीटों पर कर दी गई, महाराष्ट्र में कर दी गई, ये फिगर नहीं आ सकता था, एक पहलू ये है। बेनीवाल जी देखिए, जब जब ललित अरोड़ा जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी हारती है तो इनको ईवीएम खराब लगती है, जब जब ये जीत जाते हैं उसी ईवीएम से तो वहां पर चुप हो जाते हैं कि वायनाड की सीट भी हम जीते हैं। बीबी बत्रा ने आधे घंटे तक रोहतक जो विधानसभा का चुनाव जो हरियाणा में हुआ, आधे घंटे तक रुकवाया, वीवीपैट से मिलान कराया और वो सारी वोटें जितनी थी उतनी ही मिलान हो गई, फिर कहां कमी रह गई? तो आपने या जो भी जहां भी है वहां पर वीवीपैट मिलवान करा लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट तो मना नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग तो मना नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इनको ऐसे ही झूठे भ्रमित बातें करनी है मीडिया में आकर के। लेकिन देश की जनता, हरियाणा की जनता या महाराष्ट्र कहीं की भी जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। ये कहते थे कि संविधान को खतरा है, कहीं संविधान को खतरा नहीं था, ये झूठ और भ्रमित करने वाली राजनीति करते हैं, इसलिए देश की जनता का इनसे विश्वास। आप ये कह रहे हो कि धर्मनिरपेक्ष ईवीएम का ठीकरा बाहर छोड़ना चाहते हैं। आपके टॉप लीडरशिप कह रही है कि धर्मनिरपेक्षता हटानी चाहिए, क्या यार ये संविधान में चेंज नहीं करना चाहते हो आप? बताओ यार, ओपनली कह दो कि नहीं चाहते हैं। चलिए बात ईवीएम पे हो रही है, अब देखना यह है कि खड़गे साहब जो मतलब प्रदेश जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक लाइन में कहा हमें चाहिए बैलेट पेपर। क्या कांग्रेस उसको लेकर अभियान चलाएगी? अमनदीप केसरी तो ये जानना चाह रहे हैं कि विषय तो छेड़ दिया गया है, क्या कांग्रेस वाकई नेशन वाइड स्तर पे कुछ करेगी या फिर एक बार सिर्फ बात छेड़ दी गई है, आगे क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है। मैंने अभी कहा कि हम समर्थन के लिए अपना जो हम अपने विवेक से जो एक इस पे प्रस्तुति होगी वो हम अपने साथी दलों या विपक्षी दल जो है उनको एक बैनर के नीचे लाके उनको सहयोग के लिए अपील करेंगे। अगर उन्हें हमारी बात जमती है, उनको लगता है कि कांग्रेस सही कह रही है, तो हमारा साथ देंगे तो ये पलटा जा सकता है। चलिए, अगर वो नहीं कहेंगे तो अब देखना ये टच एंड गो है, हिट एंड रन है, या फिर वाकई इस पर कांग्रेस एक फर्म स्टैंड लेती है जैसा अमनदीप केसरी कह रहे थे और फिर उस पर आगे बढ़ती है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।